हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में केस स्टडी डिस्कस करेंगे जो कि आपको शायद पता हो, बहुत फेमस थी। फ्लिपकार्ट एंड वॉलमार्ट की डील। दोनों एक रिटेलर पार्टी थी और इसका बहुत ऑपोजिशन हुआ था फ्रॉम रिटेल एसोसिएशन से, क्योंकि समवेयर इट वाज कंसीडर्ड एज अ थ्रेट फॉर आवर इंडियन रिटेलर ऑर्गेनाइजेशंस। सो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि ये डील कैसे गो थ्रू हुई, क्या क्या इसमें लीगल चैलेंजेस थे, और फाइनली क्या ये हमारी कंट्री के लिए पॉजिटिव साबित होगी या नहीं। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ कि कंपनी क्या इन्वॉल्व थी। जैसे वॉलमार्ट, ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल रिटेल कॉर्पोरेशन है। सो बेसिकली दे आर इनटू द रिटेल सेगमेंट। फाइनली दे आर कैटरिंग टू द रिटेल कस्टमर। सो दे आर वेरी एस्टेब्लिश्ड इन अमेरिका। फ्लिपकार्ट के बारे में आई गेस बताने की किसी जरूरत नहीं है। वी ऑल डू ऑनलाइन शॉपिंग थ्रू फ्लिपकार्ट एंड few others online players. And this is company is based in Bengaluru, which was founded by Mr. Vinny and this Sachin Bansal in 2007. So ये जो डील हुई थी बहुत अपने आप में वेरी वेरी मच बिग अमाउंट। तो जो ये हम इसे एक्विजिशन बोलते हैं, बेसिकली मैं आपको एक कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर दूं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपनी, सो कंपनी में इट्स नॉट लाइक द कंप्लीट ओनरशिप ट्रांसफर। इवन इफ यू हैव मेजोरिटी स्टेक इन द कंपनी, स्टिल इट वुड बी कंसिडर्ड एज द एक्विजिशन। सो वॉलमार्ट की 100% होल्डिंग ही है, 77% वॉलमार्ट ने एक्वायर करा था फ्लिपकार्ट की शेयर होल्डिंग। सो इट्स सिंपली अ शेयर ट्रांसफर प्रोसेस। बट इसमें काफ़ी इम्प्लीकेशंस थी, क्योंकि बाहर की कंपनी है। व्हेन आउटसाइडर मनी कमिंग इनटू इंडिया, सो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एंड अदर लीगल बैटल्स लाइक, आपने शायद एक लॉ का नाम भी सुना होगा, कंपटीशन एक्ट। तो जब बड़ी बड़ी कंपनियों के मर्जर होते हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी की शेयर होल्डिंग एक्वायर करती है, तो कंसीडर होता है कि कंपटीशन खत्म होता है मार्केट से। तो जैसे कि फ्लिपकार्ट जो है नाउ गोज इनटू द हैंड ऑफ द वॉलमार्ट, और इसकी जो डील वैल्यू थी वो समवेयर अराउंड इंडियन रुपीज में बताऊँ 1 लाख करोड़ रुपीज। इट्स वेरी वेरी ह्यूज सम। लाइक अब ये जो डील थी फ्लिपकार्ट एंड वॉलमार्ट की, सबसे पहला जो प्रॉब्लम आई वो थी ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर एसोसिएशन। अब अल्टीमेटली बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप अगर अपने आसपास देखोगे और उनसे पूछोगे तो जरूर ऐसा ही कुछ बोलते हैं कि भाई ऑनलाइन बिजनेस आने से उनकी सेल जो है ठप पड़ गई, या दे आर नॉट एबल टू जनरेट दैट मच ऑफ रेवेन्यू विच वॉज अर्लियर बिफोर द फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। अल्टीमेटली हम सब स्टोर पे जाते थे छोटी छोटी बेसिक चीज के लिए, बट फ्लिपकार्ट और अमेजोन आने के बाद यू कैन गेट एवरीथिंग एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म और इवन विदाउट गोइंग टू द स्टोर्स। तो जो कंज्यूमर का एक्सपीरियंस होता है वो कम्प्लीटली शिफ्ट हो गया। तो इन लोगों से तो क्रिटिसिज्म आना बहुत लाइक नॉर्मल था। और इन लोगों ने जो एलिगेशन पहले ही लगाई थी कि फॉरेन रिटेलर की, दे डोंट वांट टू अलाउ टू एनीबडी टू कम टू इंडिया एंड डू द ऑनलाइन ट्रेडिंग एट सच अ वास्ट लेवल। क्योंकि वॉलमार्ट इज लाइक अपने आप में बहुत बड़ा जाइंट है। तो एक अगर स्टोर खोल दे तो आपके आसपास के किराने स्टोर तो वैसे ही बंद हो जाने, बट स्टिल इट इज इट्स प्रेजेंस थ्रू द ऑनलाइन ओनली। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका, ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर एसोसिएशन, इन्होंने सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि मैंने आपको बताया था अभी, कंपटीशन एक्ट जो है, तो इन्होंने यहाँ पिटीशन। सीसीआई का जो बेसिक फंडा है या बेसिक फंक्शन है वो है कि कंपटीशन को प्रमोट करना। जितने ज़्यादा मार्केट में प्लेयर होंगे उतना ही कंज्यूमर को बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ सर्विस और प्राइसिंग। सो इन्होंने ये पिटीशन फाइल करी थी इस डील को लेके। एंड सीसीआई ने, लेकिन जो डेट है अगस्त 8, 2018 को, इस कॉम्बिनेशन या मैं बोलूँगा इस डील को ग्रीन सिग्नल दे दिया था। अब ये जो भी इन्होंने पिटीशन या कंसीडर होता है ना,
अगर आपको CCI में बेसिकली एप्लीकेशन फाइल करनी होती है तो कुछ सेक्शंस है जिनको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, या प्रोविजन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। CCI कभी भी नहीं चाहेगा कि इस तरह के अग्रीमेंट एग्जीक्यूट हों, और अगर उसको लगता है तो वो उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट बेसिकली कि जब मान लो दो बिग पार्टीज, सपोज अगर हम बात करते हैं पेप्सी एंड कोक, अगर दोनों जॉइंट हैंड टुगेदर एंड दे स्टार्ट इंक्रीजिंग द प्राइस बियॉन्ड द सर्टेन लेवल, तो ये गलत होगा कंज्यूमर के फेवर में। तो इट्स लाइक वो कंपटीशन के अगेंस्ट है, विरुद्ध है, इसलिए इसे बोलते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। वो किसी भी तरीके का हो सकता है जहाँ पे एक पर्सन की बहुत डोमिनेंट पोजीशन बहुत खतरनाक हो जाए। तो वो सेकंड कंसेप्ट है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, यानी कि अगर आप एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुके हो और आप अपनी उस पोजीशन का गलत फायदा उठा रहे हो, तो वो भी एक बैड कंसेप्ट माना जाता है अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट। इसमें मैं एक चीज बता दूं, कंपनी का बड़ा होना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी पोजीशन को अब्यूज करती है, उसका गलत फायदा उठाती है, तो दैट विल बी कंसीडर एज बैड। और कुछ एक और भी कंसेप्ट होते हैं, प्रीडेटरी प्राइसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये बार बार आपने जब जियो का भी केस देखा था तो इसमें भी ये था कि प्राइसिंग में, पहले आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि प्रीडेटरी प्राइस होता क्या है। इसका मतलब बड़ा सिंपल लॉजिक है कि आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, उससे उस पे या उससे भी कम पे आप उसको अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को बेच रहे हो। अब इससे होगा क्या, अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट 10 रुपये आ रही है तो नॉर्मली आप मार्जिन ऐड करते हो, तब आप मार्केट में सेल के लिए भेजते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है एक थ्रेट आपके लिए आ रही है, इन द सेंस एक नई कंपनी ग्रो कर रही है बहुत तेजी से, तो आप क्या करोगे, फॉर द टाइम बिंग अगर आपको लॉस भी इनकर करना हो तो आप अलाउ कर देते हो, क्योंकि आप सालों से उस इंडस्ट्री में हो, यू हैव वेरी डीप पॉकेट, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती कॉस्ट से कम पे सामान बेचने में। लेकिन इससे होगा क्या, जो नई कंपनियां इमर्ज हो रही हैं इकोनॉमी के अंदर, वो सर्वाइव नहीं करवा पाएंगी, क्योंकि वो आपकी प्राइसिंग को मैच ही नहीं करती। तो प्रीडेटरी प्राइसिंग हमेशा एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है जब भी हम कभी एप्लीकेशन फाइल करते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन में, कि कोई पर्टिकुलर फर्म अगर प्रीडेटरी प्राइसिंग पॉलिसी अपना रही है तो दैट इज द रॉन्ग, क्योंकि वो कंपटीशन के अगेंस्ट है। ऐसे कोई भी नया प्लेयर मार्केट में कभी एंटर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इट इज वेरी इजी फॉर द बिग कंपनी टू सेल अ प्रोडक्ट एट बिलो द कॉस्ट प्राइसिंग, बट एक नई कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती उस चीज के लिए, अनलेस एंड अनटिल क्वालिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट है जो कंपटीशन एक्ट के बेसिकली इन्हीं प्रेमाइसिस को लेके कंपटीशन एक्ट बना था, कि इंडिया में एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट हो सके, जिससे कोई भी अपनी डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज ना कर सके। चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो, अगर एक छोटी कंपनी एंटर करना चाहती है, लोग काम करना चाहते हैं, तो वो एक फ्री एंटरप्राइज की तरह काम कर सके और उनको कोई हिंड्रेंस ना हो, जिसे हम बोलते कभी कभी मार्केट बैरियर्स। इसको आप इकोनॉमिक्स में आपने आई गेस पढ़ा होगा। मार्केट बैरियर्स अगर क्रिएट हो जाती हैं, और प्रीडेटरी प्राइसिंग एक वन ऑफ द क्राइटेरिया है एंट्री बैरियर्स क्रिएट करने का फॉर द यंग एंड स्मॉल कंपनीज। सो ये जो बैटल है इतनी इजीली खत्म नहीं हुई। ये जो CITA ने भी कंप्लेन फाइल की और ये एलिगेशन लगाए कि काफ़ी सारे जो फेमा के प्रोविज़न है वो वायलेट हो रहे हैं। फिर उन्होंने एनक्लेट के अंदर भी, एनक्लेट इज बेसिकली एपिलेट बॉडी है CCI की। अगर आपको CCI का कोई सा भी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करनी है तो यू कैन फाइल दैट अपील बिफोर एनक्लेट, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल। तो आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। और जो CAIT ने एलिगेशन लगाई वो प्रीडेटरी प्राइसिंग का ही लगाया था, लेकिन एनक्लेट ने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया था 29 जनवरी 2019 को, क्योंकि जब ये पिटीशन फाइल हुई थी तो उन्होंने फ्लिपकार्ट को पार्टी नहीं बनाया था इस केस के अंदर। तो उन्होंने बेसिक सा तो रीजन यही दिया था, लेकिन काफी सारी जो एलिगेशन लगाई थी वो स्टैंड भी नहीं कर पाई थी बेसिकली बिफोर एनक्लेट। सो फाइनली इस जो डील को गो अहेड मिल गया था। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर करना चाहूँगा, और ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। डू यू रियली थिंक सच काइंड्स ऑफ डील्स रियली अ थ्रेट टू आवर डोमेस्टिक मार्केट? तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना अपनी नॉलेज के हिसाब से आप कितना बिजनेस को जानते हो, कि एक्चुअल में पहले आप खुद भी पढ़ना, थोड़ी हिस्ट्री इसकी खुद ही पढ़ सकते हो, और फिर इसके बारे में सोचना कि क्या ऐसी डील होनी चाहिए इंडिया में।
is it good for the customers or in the long run it will be harmful for the customer. तो आप एक लाइन में कमेंट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग कि whether it is good or bad. अगर आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी हो तो आप मुझे जरूर बताना. इस तरह की कुछ जो लीगल केस स्टडी है जिसमें लीगल बैटल्स काफ़ी लंबी चली हो, उस तरह के कुछ केसेस हम डिस्कस कर सकते हैं. और मुझे लगता है केस स्टडी के थ्रू पढ़ना आई गेस ज़्यादा अच्छा रहता है. आपको लीगल जो नॉलेज है या बैकग्राउंड है आपका और स्ट्रांग होता है, क्योंकि सिंपल बुक्स को पढ़ के आप इतने अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर सकते. बट आप एक लीगल इश्यूज को लेके आप स्टडी करते हो, उसका एक्ट, उसका लॉ, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होती है. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. एंड अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ऐप सो दैट यू कैन गेट द videos directly to your phone and you don't need to visit the YouTube site again and again. So thank you so much for watching this video.